अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने टॉपिक पढ़ना होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है बेटा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान या तो हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है। मतलब हमने रिएक्शन क्या पढ़े? हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े हुए हैं। या तो रिएक्शन हो सकता है एंडोथर्मिक, या तो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक, या फिर रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। मतलब कि रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा लेट्स सपोज कि अगर रिएक्शन हो एंडोथर्मिक, कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब चाहिए, तो साइन कौन सा आएगा? एंडोथर्मिक के लिए साइन क्या पढ़ा था हमने? पॉजिटिव। एंडो मतलब हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब हीट, एब्जॉर्ब हीट। तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगी। कहां से? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके अपोजिट एक्सोथर्मिक क्या होगा? एक्सो मतलब आउटसाइड, हीट रिलीज होगी, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का साइन होगा। तो एक्सो मतलब हीट क्या होगी? हीट रिलीज होती है, रिलीज हीट। ये बेटा दो साइन हमने पढ़े थे कि रिएक्शन दो तरह के हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ के अंदर हीट रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है वो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होती है यहाँ पर। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक यहां पर समझाने का मकसद ये है, हमने यहां पर यह देखना होगा कि प्रोडक्ट की हीट क्या होगी, ज्यादा या कम। अब देखो बेटा, अगर हम पहली बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हीट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो मुझे बताओ फिर प्रोडक्ट की हीट क्या होगी? बेटा प्रोडक्ट की हीट फिर ज्यादा हो जाएगी ना। ये देखो ना, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए साथ में हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी हीट बढ़ती जाएगी। जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे तो हीट क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये साइन बन जाएगा। कॉमन सी बात है ना बेटा। यहां पर देखो एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर जब हीट एब्जॉर्ब होगी, जमा होगी, तो हीट बढ़ जाएगी। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की हीट बढ़ जाती है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिलीज हीट। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं तो हीट को रिलीज कर जाते हैं। जब हीट रिलीज होगी तो हीट कम होती जाएगी, हीट कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हीट क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और हीट को रिलीज कर रहे हैं, हीट रिलीज होगी तो रेट कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की हीट कम बन जाएगी। तो ये हमारे पास बेटा दो साइन है कि प्रोडक्ट की हीट ज्यादा कब होगी? जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो बढ़ जाएगी। हीट कम कब होगी? जब हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की हीट भी कम हो जाएगी। तो इसे डायरेक्ट रिलेट कर दिया प्रोडक्ट के साथ। हीट रिलीज हो रही तो प्रोडक्ट की हीट कम, हीट एब्जॉर्ब हो रही तो प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी। अब बेटा हर रिएक्शन के अंदर हीट की वैल्यू डिफरेंट होती है। हीट की वैल्यू, कितनी हीट रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी एंड प्रेशर पर भी। टेम्परेचर एंड प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन की कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी,
टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वैल्यू, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी। इसी तरह प्रेशर भी ऐसे ही है, प्रेशर ज्यादा होगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो वैल्यू कुछ और आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, हम इन तमाम की वैल्यू एक स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। यहां पर हम टेम्परेचर और प्रेशर को इनकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू ले लेते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन तमाम के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स्ड रखेंगे। कितना रखेंगे, यहां पर जो हम टेम्परेचर रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि केल्विन में कितना बन जाएगा 298 केल्विन रखेंगे। जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन तमाम के अंदर रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर हो रहा होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहेंगे। इसी तरह प्रेशर भी कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे 180 m। तो बेटा ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू होगी। तो जितने भी हम रिएक्शंस के आंसर से निकालेंगे वो तमाम आंसर इन्हीं टेम्परेचर और प्रेशर की पर होंगे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर देने से इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू ली जाएगी। अब देखते हैं पहला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फाइंड करना है तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ क्या लिखना पड़ेगा, ये डिग्री का साइन लगा देंगे, ये स्टैंडर्ड के लिए होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, डेल एच डिग्री का साइन होगा, ये इसे हीट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या होगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड का वर्ड हम तब लिखेंगे जब टेम्परेचर और प्रेशर ये वाला गिवन होगा। Is a enthalpy change when certain number of the mole of the reactant with a balanced chemical equation react together to form a product। बेटा यहां पर देखें, वो कहता हमारे पास के एक रिएक्शन है जिसके अंदर तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे रिएक्टेंट मिलकर के बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस प्रोडक्ट्स के बनने के दौरान जितनी भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उस हीट को नाम देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो वाटर की फॉर्मेशन के दौरान में क्या होता है, -285 किलो जूल पर मोल। यहां पर वैल्यू हम पर मोल की देंगे, जब 1 मोल वाटर बनता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस मतलब हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, इनमें हम स्टैंडर्ड वैल्यू और टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा, प्रोडक्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 180 m प्रेशर के ऊपर ये वैल्यू क्यों हुई है हमारे पास। अब हमने नॉर्मली ये पढ़ना होगा, जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो प्रोडक्ट कितना बनाना होगा, वो प्रोडक्ट हमने बनाना होगा 1 मोल। ये जो वैल्यूज हम लिखेंगे वो तमाम वैल्यूज 1 मोल के लिए लिखी जाएगी, 1 मोल प्रोडक्ट जब बनेगा। ये तो हो गया कॉमन पॉइंट। अब हम देखते हैं यहां से पहला पॉइंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ये ओवरऑल हमारे पास स्केच था, अब हम इसे प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। पहला होगा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, जब कोई कंपाउंड बन रहा होगा तो उस वक्त फॉर्मेशन जितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कोई भी कंपाउंड किससे बनता है, उसके एलिमेंट से बनता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल एच एफ से। एफ मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन। डिग्री का साइन ये शो करता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होगा, ये वैल्यू जब लेंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, कि हीट की वो मिकदार जो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी when 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, जब कंपाउंड बनेगा। कितना कंपाउंड बनेगा, 1 मोल। जो बता रहा था 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे जब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब जो वैल्यू तुम्हें लिखवाई है, टेम्परेचर कितना होगा 25 और प्रेशर 180 m के ऊपर। तो जितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको नाम दिया जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। के 1 मोल कंपाउंड बनाना है उसके एलिमेंट से, जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर उस हीट को नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। एक एग्जांपल देखते हैं, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस का साइन है, तो ये जब कंपाउंड बनते तो हीट रिलीज होती है। कितनी हीट रिलीज होगी, 692 किलो जूल
पर मोल। जब 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी? -692 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। कुछ रिएक्शन में रिलीज होती है, कुछ में एब्जॉर्ब भी हो सकती है। वो जो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ NO इन द एटमॉस्फेयर, वो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग हीट को एब्जॉर्ब करता है तब बनता है। कुछ रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, किसी में रिलीज होगा। ये मेरा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का लफ्ज एटम से लिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ एटम, यहां पर हमने क्या करना होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटम, एटम बनाने होंगे। कोई एलिमेंट दिया होगा, उस एलिमेंट से एटम्स बनाने हैं, उसे एटम्स में कन्वर्ट करना है। उसे एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, 1 मोल एटम बनाने की जितनी हीट चाहिए होगी, उसे नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसे शो करते हैं del H AT एटमाइजेशन, और एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर की बोली जाएगी वैल्यू। इट इज अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, यहां पर सिर्फ एब्जॉर्ब का वर्ड आएगा क्योंकि हमने ब्रेक डाउन करनी है, एलिमेंट को तोड़कर एटम्स में कन्वर्ट करना है। एलिमेंट जुड़े होते हैं, एटम्स अकेला होता है, तो एब्जॉर्ब। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म, एटम बनाने हैं। कितने एटम बनाने हैं? वही बात हो गई, 1 मोल बनाने हैं। फ्रॉम द एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट से, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर और एट प्रेशर होगा। तो जितनी हीट रिलीज हो, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, उसे नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। जैसे हाइड्रोजन है H2, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, ये एलिमेंटल फॉर्म है। हम इसे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिर्फ H के अंदर। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ने के लिए हीट चाहिए। तो 1 मोल एटम्स बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए? +218 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन है, हीट एब्जॉर्ब होगी, 218 किलो जूल पर मोल हीट चाहिए होगी, और 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट के लिए भी होगा। न्यूट्रलाइजेशन del N से शो किया जाएगा, del HN से। स्टैंडर्ड के लिए हम ऊपर डी का साइन लगा देंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या पढ़ा आपने? न्यूट्रलाइजेशन हमने न्यूट्रलाइजेशन ये पढ़ा हुआ है ना कि जब एक एसिड एक बेस के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है साल्ट एंड वाटर, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन हम जब इसकी हीट की बात करेंगे तो हीट को स्टडी करने के लिए सिर्फ हम यहां पर फोकस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर के ऊपर, कि वाटर कैसे बन रहा है। वाटर बनने के लिए क्या होगा? वाटर बनने के लिए एसिड से आएगा H और बेस से आएगा OH। एसिड से H आएगा और बेस से OH आयन होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। इस वाटर के बनने के दौरान जितनी हीट रिलीज होगी, उस हीट को नाम दिया जाएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि NaCl बना हुआ है, वो मैं लास्ट में समझाता हूं। हमने न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर सिर्फ किसी पर डिपेंड करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर के बनने के दौरान जितनी हीट रिलीज होगी, तो इसे डिफाइन पहले कैसे करेंगे? हम इसे पढ़ते हैं, इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व रिलीज, जितनी हीट रिलीज होगी when 1 mole of hydrogen ion from the acid, जब एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन आएंगे, रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ OH आयन फ्रॉम द बेस, और बेस से क्या आएगा? OH आयन आएगा। 1 मोल एसिड से H, 1 मोल बेस से OH, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 1 मोल ऑफ वाटर बना देंगे। तो इस वाटर के बनने के दौरान जितनी हीट रिलीज हुई, उसे नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कितनी होती है? del HN -57.4 किलो जूल पर मोल, -57.4 किलो जूल पर मोल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर फ्रॉम द एसिड इन द बेस बन रहा है। मैं NaCl के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ वाटर को ही देखते हैं, NaCl की बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली बेटा होता क्या हमारे पास, जब हम लेते हैं एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने यहां पर एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया हुआ है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जब इन्हें आयोनाइज करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो 100% आयोनाइज होता है पानी के अंदर, और आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो भी 100% आयोनाइज होता है वाटर के अंदर, और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब क्या होगा कि एसिड से आएगा H आयन और बेस से आएगा OH आयन। 1 mole H ion from the acid, 1 mole OH ion from the base, आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे? वाटर बनाएंगे। H ion प्लस OH ion तो क्या बना देंगे? वाटर। और हीट कितनी रिलीज होगी? -57.4 किलो जूल पर मोल, जब 1 मोल वाटर बनेगा। जबकि इसमें जो बाकी हमारे पास रह गए हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहां पर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव रिमेन फ्री इन द सॉल्यूशन। जबकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में ही रहते हैं, आपस में कंबाइन नहीं करते। तो हम इसे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव होगा प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। सिर्फ वाटर की फॉर्मेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, जबकि बाकी का वैसे का वैसा रहेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन के अंदर हम सिर्फ डिपेंड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर के ऊपर। तो बेटा जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन का आंसर यही आएगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा 1 मोल वाटर बनेगा और वो 100% आयोनाइज होते हैं। तो इसलिए हम यहां पर ये भी कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कांस्टेंट 57.4 किलो जूल पर मोल। यहां पर मैंने HCl लिया हुआ है, यहां मैं HNO3 भी ले सकता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूं, वो भी स्ट्रॉन्ग है। जब उसके रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तभी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 मोल ही प्रोडक्ट बनाना होगा, 1 मोल के लिए आंसर वही आएगा, क्योंकि वो भी 100% ही आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब 100% आयोनाइज होते हो, उनकी वैल्यू यही कांस्टेंट रहेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल प्रोडक्ट वाटर बनाना होगा और रिएक्टेंट वो लेने होंगे जो स्ट्रॉन्ग हो, जो 100% आयोनाइज होते हो। तो चाहे HCl है या HNO3 हो, NaOH हो या KOH हो, ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं। तो सबके लिए आंसर यही फिक्स्ड आएगा, क्योंकि सबके अंदर वाटर बनता है और वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट में पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन बनाना है हमारे पास, सॉरी 1 मोल नहीं कहेंगे हमारे पास, आप कहेंगे सॉल्यूशन बनाना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे यहां पर। बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालते हैं तो डिसॉल्व जब होता है तो 2 कंडीशन होती हैं, या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिलीज करता है। जो बीकर है वो ठंडा हो जाएगा या वो गर्म हो जाता है। तो रिएक्शन 2 तरह के होंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व। हमने सब्सटेंस कितना डालना होगा उसके अंदर? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर, अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जबकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मिकदार होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। दैट फर्दर डाइल्यूशन डू नॉट डिटेक्ट हीट चेंज, कि सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो जाए कि अगर हम उसके अंदर मजीद सॉल्वेंट डालें तो उसमें कोई हीट का चेंज ना आए। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसका नाम होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन का नाम किया जाएगा। अब बेटा अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, जब अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन जब बनाते हैं, जब हम इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड 1 मोल लेकर डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वो हीट की उसकी वैल्यू आती है +16.2 किलो जूल पर मोल। जब 1 मोल हम सॉल्वेंट के अंदर इसे डिसॉल्व करेंगे, प्लस का मतलब है यहां पर रिएक्शन कौन सा होगा? प्लस मतलब यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब होगी। अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व होने के लिए हीट एब्जॉर्ब होते हैं, और हीट कहां से लेता है? ये सॉल्यूशन से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा और बाद में सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि जब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट का जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, जब सोडियम कार्बोनेट 1 मोल डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा? तो वैल्यू आती है सॉल्यूशन की
25 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन शो करता है कि यहां से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, रिलीज हीट। सोडियम कार्बोनेट जब डिजॉल्व होता है तो हीट रिलीज करता है, कितनी रिलीज करता है, -25 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले बीकर गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज हो रही है, फिर वो हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। तो बेटा हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। ये हमारे पास सारा टॉपिक थ्योरेटिकल था और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।